एक दिन अचानक से ही कुछ एलियंस धरती से टकरा जाते हैं और उस एक्सीडेंट वाली जगह पर मौजूद दो लोगों की बॉडी को एक एलियन साइबॉर्ग जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, जिससे उनके पास भगवान जैसी पावर्स आ जाती हैं। अब इनमें से एक बंदा इस पावर को फन और लोगों को मारने के लिए यूज करता है और दूसरा आदमी ह्यूमैनिटी की हेल्प करने के लिए यूज करता है। और ये कहानी है दो ऐसे ही लोगों की जिनकी सोच आपस में एकदम ऑपोजिट है। तो अब इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है और इनके साथ आगे क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो गाइस, ये कहानी है इनवाशिकी इचिरो नाम के एक 58 साल के बूढ़े आदमी की, जिसकी फैमिली उसे बिल्कुल भी इज्जत नहीं देती और उस आदमी का उसके डॉग के अलावा कोई दोस्त वगैरह भी नहीं होता है। यह आदमी एकदम दुखी और अकेला था, पर दिल का काफी साफ और अच्छा है। इस आदमी के दो बच्चे होते हैं जिनका नाम मारी और ताकेशी होता है। एक दिन ये आदमी अपनी फैमिली को उनका नया घर दिखाने के लिए एक दूसरे शहर के अंदर लेकर जाता है और ये घर इसने अपनी रिटायरमेंट के पैसों से लिया होता है। पर उस जगह पर जाकर ये लोग देखते हैं कि वो घर बहुत ही ज्यादा छोटा होता है और उसके बच्चे उस घर को देखकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, जिसे देखकर इचिरो को बहुत ही ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली को खुश नहीं कर पा रहा होता। और एक डॉक्टर के पास चेकअप कराने पर उसे पता चलता है कि उसे स्टमक कैंसर भी है और उसके पास अब जीने के लिए सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। वो अपनी फैमिली को इसके बारे में बताने की कोशिश करता है और उसकी फैमिली में कोई भी उसका फोन नहीं उठाता और सभी लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। अब एक शाम वो आदमी अपने कुत्ते को एक पहाड़ी पर लेकर जाता है घुमाने के लिए और तभी उस आदमी का ब्रेक डाउन हो जाता है और अपने कुत्ते को ही हक करके जोर जोर से रोने लग जाता है। और तभी वो एक बंदे को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है और तभी वहां पर एक एलियन स्पेसशिप आती है और बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो एलियंस इस आदमी की बॉडी को अपनी एलियन टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरी तरह से बदल देते हैं। अब थोड़ी देर बाद इस बंदे को होश आता है और सोचता है, ये कहाँ हूँ मैं, क्या हुआ था अभी, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा, छोड़ो शायद मैं थक गया हूँगा, यहीं पर सो गया था, चलो मैं अपने घर चलता हूँ। और इतना बोलकर ये बंदा अपने घर की तरफ चल पड़ता है। अब रास्ते में चलते चलते इस बंदे को रियलाइज होता है कि इसे बिना चश्मे के भी साफ साफ दिखाई दे रहा है और इस बंदे का स्टमक कैंसर भी अचानक से ही गायब हो चुका है और सभी डॉक्टर्स ये देखकर हैरान रह जाते हैं। सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है, इनका स्टमक कैंसर गायब कैसे हो सकता है, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं है अपने करियर में। तुम सही कह रहे हो, ये नहीं हो सकता। पर इस बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे हो सकता है। अभी आदमी अपने घर जाता है और जैसे ही अपने कपड़े खोलता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी में से स्टीम निकल रही है और ये आदमी एक एलियन साइबॉर्ग जैसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। उसका सर बीच में से खुल जाता है और एक एलियन जैसा बन जाता है बंदा। ये सब देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसे समझ नहीं आता ये कैसे हो सकता है, ये मुझे क्या हो गया। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और ये बंदा अपना मन शांत करने के लिए बाहर पार्क में जाता है और खुद से पूछता है, ये क्या बन गया हूँ मैं, ये कैसे हो सकता है। और इचिरो को उस आदमी की याद आती है जो कि उस धमाके के दौरान वहां पर खड़ा था और इसे लगता है कि जो अभी इसके साथ बीत रहा है उस आदमी के साथ भी बीत रही होगी। और अब ये उस आदमी को ढूंढने के लिए चल पड़ता है वहां से और चलते चलते एक होमलेस आदमी के पास पहुंच जाता है जो कि पार्क के बीचों बीच सो रहा होता है और इस बंदे को कुछ टीनेजर्स परेशान कर रहे होते हैं। अब इचिरो को इस बंदे पर बहुत ज्यादा दया आ जाती है और इसे बचाने की कोशिश करता है और उन गुंडों के साथ भिड़ जाता है, पर वो गुंडे उसे बुरी तरह से पीट देते हैं और उस होमलेस आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी इचिरो की बॉडी खुद ब खुद ही उन टीनेजर्स पर मिसाइल लॉक करके उन पर हमला कर देती है। ये सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है और खुद ब खुद ही उन सभी टीनेजर्स की आइडेंटिटी का पता लगाकर टीवी पर ब्रॉडकास्ट कर देती है और सिटी के सभी लोग उन्हें लाइव देखते हैं उनकी इन हरकतों को कि कैसे ये लोग उस होमलेस आदमी को पीट रहे थे और इसकी वजह से सभी को इनके बारे में पता चल जाता है और इनकी जिंदगी खराब हो जाती है हमेशा के लिए। अब थोड़ी देर बाद इचिरो को होश आता है और वो भिखारी उन टीनेजर से उसे बचाने के लिए इचिरो को शुक्रिया कहता है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया, मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, आप भगवान हो सर, आप भगवान हो। और इचिरो को बहुत ही ज्यादा खुशी फील होती है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने उससे इतने अच्छे तरीके से बात की और उसे शुक्रिया भी बोला। ये देखकर इचिरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और भले ही इसकी बॉडी एक साइबॉर्ग की बन चुकी है पर फिर भी ये बंदा इमोशंस को फील कर सकता है और पूरी तरह से साइबॉर्ग नहीं बना है। और दूसरी तरफ हम हीरो शिशिगामी नाम के एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़का था जो कि उस एक्सीडेंट वाले दिन वहां पर मौजूद था इचिरो के साथ और उस धमाके की वजह से ये बंदा भी एक साइबॉर्ग बन चुका है। पर अनलाइक इचिगो, उसे लोगों की हेल्प करने के बजाय लोगों को मारने में ज्यादा मजा आता था और बिना किसी वजह के इनोसेंट लोगों को मारता है ये बंदा। ये लड़का सिर्फ अपनी मॉम और अपने दोस्त नायुकी की ही परवाह करता है और इस लड़के का लोगों को मारने का तरीका होता है एक फिंगर गन का साइन। ये एक इनविजिबल गन होती है और इसका इफेक्ट बिल्कुल रियल गन जैसा ही होता है। अब शिशिगामी अपने दोस्त नायुकी के घर जाता है क्योंकि वो काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रहा होता। नायुकी उसे बताता है, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ पा रहा था। और शिशिगामी उसे अपनी न्यू पावर्स के बारे में बताता है और उसे कहता है, तो नायुकी, अब मैं इंसान नहीं रहा, आधा साइबॉर्ग बन चुका हूँ, ये देखो। शिशिगामी उसे अपनी पावर्स का डेमो दिखाता है और एक क्रो को अपने हैंड से ही मार देता है और ये देखकर नायुकी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाता है उससे। ये तुमने कैसे किया, बताओ मुझे। अब थोड़ी देर बाद ये लोग नीचे सड़क पर घूमने जाते हैं और थोड़ी आगे चलकर शिशिगामी अपने हाथों का यूज करके सड़क पर चल रही सभी गाड़ियों को क्रैश कर देता है और सड़क पर हर जगह तबाही मचा देता है। हर तरफ सिर्फ कियोस का माहौल था और ये सब देखकर नायुकी को रियलाइज होता है
कि ये नायुकी पूरी तरह से पागल हो चुका है, ये वो बंदा नहीं है जिसे वो अपना दोस्त समझता था। अब थोड़ी देर बाद ये लोग फिर से अपने घर पर आ जाते हैं और शिशिगामी उसे अपनी साइबॉर्ग बॉडी दिखाता है और उसे कहता है, तो नायुकी अगर तुमसे कोई पंगा वगैरह लेना कोई तो मुझे बताना, मैं उसे मार डालूंगा। और नायुकी उसकी दिमागी हालत को देखकर और उसकी पावर्स को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि एक तो ये बंदा इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका है और ऊपर से इसका दिमाग भी खराब है। अब थोड़ी देर बाद शिशिगामी वहां से चला जाता है और रैंडमली किसी के घर में घुसकर अपनी इनविजिबल गन से उस घर के सभी लोगों को मारने लग जाता है। और सबसे पहले वो एक औरत का कत्ल करता है और उस औरत का पति जो कि अपने 4 साल के बच्चे के साथ बाथ टब में खेल रहा होता है। और ये बंदा बिना किसी रहम के उन सभी को एक एक करके मारने लगता है। वो आदमी से भीख मांगता है कि वो उसकी जान बख्श दे, पर ये शिशिगामी उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाता और उस आदमी और उसके बच्चे को पानी में डुबाकर मार देता है। अब थोड़ी देर बाद उस आदमी की डॉटर वहाँ पर आ जाती है और जैसे ही ये किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम नीचे पड़ी हुई है खून में लथपथ, और ये देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। और तभी शिशिगामी वहाँ पर आ जाता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, अगर तुम रोई या चिल्लाई तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। और दूसरी तरफ हम इचिरो को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठा होता है अपने डॉग के साथ, और तभी उसे इस लड़की की चीखें सुनाई देती है। दरअसल साइबॉर्ग में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से इचिरो के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी है, जिससे कि उसके सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। अब इचिरो जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उस लड़की को बचाने के लिए उस आवाज का पीछा करने लग जाता है, पर रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से वो टाइम पर वहां पर नहीं पहुंच पाता और देखता है कि वो लड़की नीचे जमीन पर पड़ी हुई है और उसकी मौत हो चुकी है। और वो अंदर जाकर देखता है कि उसकी मॉम, डैड और उसका छोटा भाई भी सबके सब मर चुके हैं और बाथ टब का पूरा पानी लाल रंग का बन चुका है। और उनकी डेड बॉडीज को देखकर इचिरो को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है, क्योंकि इसके पास मौका था इन्हें बचाने का, लेकिन फिर भी ये उन्हें नहीं बचा पाया। और तभी शिशिगामी उसके सामने आ जाता है और शिशिगामी इचिरो के माथे पर गोली मार देता है और इचिरो नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिशिगामी को लगता है कि इचिरो मर गया, इसलिए वो वहां से अब जाने लगता है। पर जैसे ही वो वहां से जाने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि इचिरो दरवाजे में खड़ा होता है और उसे कुछ भी नहीं हुआ होता और उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है उस गोली से। अब ये देखकर शिशिगामी शॉक्ड रह जाता है और इचिरो से पूछता है, तुम कौन हो तुम, और तुम जिंदा कैसे हो? मैंने तुम पर एक गोली चलाई थी। अब ये देखकर इस शिशिगामी की फट जाती है और ये अपने जेट पैक का यूज करता है और वहां से उड़कर भाग जाता है। इचिरो को रियलाइज होता है कि शिशिगामी भी उसकी तरह ही एक साइबॉर्ग है, पर इसे समझ नहीं आता कि इसे ऐसे इनोसेंट लोगों को मारकर आखिर मिलता क्या है और ये इनोसेंट लोगों को क्यों मारने में लगा हुआ है। अब अगले दिन शिशिगामी नायुकी से फिर से मिलता है और उसे अपने साथ स्कूल चलने के लिए बोलता है, पर नायुकी उसे फिर से मना कर देता है क्योंकि अब इसे शिशिगामी से डर लगने लग गया था। और तभी हम देखते हैं कि नायुकी की उंगली पर चोट लग जाती है और तभी शिशिगामी अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके उसकी चोट को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस शिशिगामी और इचिरो के पास हीलिंग एबिलिटीज भी हैं। अब शाम को इचिरो अपने घर की तरफ जा रहा होता है और तभी रास्ते में उसे कुछ गुंडे दिखाई देते हैं जो कि एक आदमी को बुली कर रहे होते हैं और उसे एक गली के अंदर लेकर जा रहे होते हैं। इचिरो उनका पीछा करता है और उनसे कहता है, इस बच्चे को छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ही बार बोलूंगा, इस बच्चे को छोड़ दो। और ये सुनकर वो गुंडे उसे कहते हैं, अबे ओ बुड्ढे, चला जा यहाँ से, अपने काम से काम रखो। और इचिरो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करता है और उन सभी को बुरी तरह से पीट देता है और वो बंदा इसकी जान बचाने के लिए इचिरो को थैंक यू बोलता है और इचिरो उस आदमी की मदद करके अपने घर की तरफ चलने लगता है। और तभी रास्ते में चलते चलते उसे बिल्डिंग में फंसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती हैं और उसके पास बहुत ही कम समय होता है उनकी जान बचाने के लिए। और तभी इचिरो को याद आता है कि शिशिगामी जेट पैक यूज कर सकता है, तो क्या इसके पास भी एक जेट पैक होगा? और वो अपने जेट पैक को यूज करने की कोशिश करता है पर वो जेट पैक इससे नहीं खुल रहा होता और थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद वो जेट पैक खुल जाता है और टेक ऑफ कर जाता है। पर हम देखते हैं कि इचिरो को उस जेट पैक को यूज करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पर किसी तरह से इचिरो उस जगह पर पहुंचकर उस बिल्डिंग में फंसे लोगों की मदद करता है और सभी की जान बचा लेता है और आसपास के पड़ोसी और वो सभी लोग उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अब अगले दिन शिशिगामी फिर से नायुकी के घर जाता है। अब वो दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और वो देखता है कि कुछ बुलीज नायुकी को धमकाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसे बहुत बुरे तरीके से बुली कर रहे होते हैं। और तभी शिशिगामी बीच में आ जाता है और उन बुलीज के लीडर का हाथ पकड़ लेता है बहुत ही ज्यादा जोर से, और वो इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ता है कि वो बंदा रोने लग जाता है और नायुकी से माफी मांगता है और उससे भीख मांगता है, हाँ ठीक है, प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो, प्लीज बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज। अब थोड़ी देर बाद दोपहर को वो स्कूल के टेरेस पर पहुंच जाते हैं और छत पर खड़ा होकर शिशिगामी उन सभी बुलीज को नायुकी की आंखों के सामने ही अपनी इनविजिबल गन से एक एक करके मारने लग जाता है और वहां पर लाशों का ढेर बिछ जाता है। अब उन सभी को मारकर ये लोग अपने घर की तरफ चलने लगते हैं और रास्ते में चलते चलते शिशिगामी उसे बताता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी कंट्रोल कर सकता है अपनी पावर्स की हेल्प से और किसी भी एटीएम मशीन को बहुत ही आसानी से हैक कर सकता है और डेमो देते हुए एक एटीएम मशीन से 10,000 करोड़ रुपए निकाल लेता है। और ये सब देखकर नायुकी की बस हो जाती है और वो शिशिगामी से कहता है, बस बहुत हो गया, मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो लोगों को मारता है, तुम बहुत बदल चुके हो शिशिगामी, मैं तुमसे और दोस्ती नहीं रखना चाहता, प्लीज आज के बाद मेरे घर कभी मत आना, मेरी जिंदगी से चले जाओ। और शिशिगामी उसकी ये बात सुनकर चुपचाप वहां से चला जाता है उसे ओके बोलकर। और दूसरी तरफ हमें इचिरो को देखते हैं और उसे एक जख्मी बिल्ली दिखाई देती है जो कि बहुत ही ज्यादा घायल होती है और इचिरो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करता है और उस बिल्ली के बच्चे को पूरी तरह से ठीक कर देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही अच्छा फील होता है। और इचिरो के बिल्कुल ऑपोजिट शिशिगामी फिर से रैंडमली किसी के घर में घुसकर इनोसेंट लोगों को मारने लग जाता है। अगली सुबह ये न्यूज टीवी पर आ जाती है और नायुकी को इस न्यूज को सुनकर रियलाइज हो जाता है कि ये काम शिशिगामी का है और ये बंदा इनोसेंट लोगों को भी मारना शुरू कर चुका है। अब नायुकी बहुत ज्यादा डर जाता है और पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, पर नायुकी शिशिगामी का बचपन का दोस्त होता है, इसीलिए वो उसे रिपोर्ट करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। नायुकी अपने कंप्यूटर पर बैठा होता है और तभी उसे एक आर्टिकल दिखाई देता है जहाँ पर एक आर्टिकल में लिखा होता है कि कुछ कैंसर के पेशेंट
पेशेंट्स चमत्कारी तरीके से अचानक से ही ठीक हो गए। रातों रात नायुकी को शक होता है कि ये शायद से शिशिगामी का काम है, क्योंकि शिशिगामी के पास हीलिंग एबिलिटीज होती हैं। पर तभी वो सोचता है ये काम उसका नहीं हो सकता, इसकी कोई सेंस नहीं बनती। एक तरफ वो इनोसेंट लोगों को मार रहा है और दूसरी तरफ इन कैंसर पेशेंट्स का इलाज भी कर रहा है, ये कैसे हो सकता है? इसकी कोई सेंस नहीं बनती। शायद शिशिगामी जैसे और भी लोग होंगे जो कि अब साइबॉर्ग बन चुके हैं और उनके पास भी ये हीलिंग पावर्स होंगी। और अब इस बात को कंफर्म करने के लिए नायुकी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। और जैसा कि उसने सोचा था, इचिरो से बचाने के लिए उसके घर के बाहर आ जाता है। दरअसल शिशिगामी के पास भी सुपर ह्यूमन हियरिंग एबिलिटीज होती हैं और नायुकी सोचता है कि अगर वो हेल्प हेल्प चिल्लाएगा तो हो सकता है कि शिशिगामी की तरह कोई और इंसान जिसके पास सेम एबिलिटीज हैं वो यहाँ पर आ जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। और जैसा कि उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और इचिरो वहाँ पर आ जाता है। नायुकी इचिरो को अपने कमरे के अंदर बिठाता है और इचिरो से पूछता है प्लीज मुझे सच सच बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। और इचिरो से बताता है कि वो असली में कौन है। तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं असली में कौन हूँ। और नायुकी से पूछता है क्या ये जो मेडिकल्स हो रहे हैं क्या वो आप कर रहे हैं? प्लीज मुझसे कुछ मत छुपाना। और इचिरो से बताता है हाँ बच्चे ये मेरा ही काम है। सर आप तो एक रियल लाइफ हीरो हो, क्या आपको पता है आप कितना अच्छा काम कर रहे हो? प्लीज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी भी तरीके से शिशिगामी को रोको, वो पागल होता जा रहा है, वो इनोसेंट लोगों को मार रहा है बिना किसी मतलब के। अब नायुकी इचिरो को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो अपनी साइबॉर्ग वाली एबिलिटीज की प्रैक्टिस कर सकता है ताकि वो शिशिगामी को हरा पाए। अब इचिरो अपनी मशीन गन को यूज करने की कोशिश करता है पर उसे अपनी पावर्स को ठीक से कंट्रोल करना नहीं आता था और उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अपनी मशीन गन को ओपन करने में। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिशिगामी की मॉम उसे बताती है कि उसे पैंक्रियाटिक कैंसर है और उसके पास जीने के लिए सिर्फ 1 मंथ ही बचा है। और ये सुनकर शिशिगामी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और उन्हें गले से लगा लेता है। पर अगली ही सुबह उसकी मॉम उसे बताती है कि उसका कैंसर पूरी तरह से ठीक हो चुका है और हमें पता चलता है कि ये शिशिगामी का ही काम होता है। इसने अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके अपनी मॉम को ठीक कर दिया और उसकी मॉम को इस बात का नहीं पता होता। और इस बात से शिशिगामी का हृदय परिवर्तन हो जाता है और कसम खाता है कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा और इनोसेंट ह्यूमंस की जान लेना बंद कर देगा। पुलिस शिशिगामी को अरेस्ट करने उसके घर पर पहुंच जाती है। शिशिगामी वहां से भागने की कोशिश करता है पर पुलिस उसे चारों तरफ से घेर लेती है और उसे कहती है बच्चे सरेंडर कर दो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, चुपचाप सरेंडर कर दो। और शिशिगामी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं होता। पर फाइनली पुलिस शिशिगामी को पकड़ लेती है और उसकी मॉम ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पे, आखिर ये पुलिस इनके बेटे को क्यों लेकर जा रही है। अब शिशिगामी उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को मारकर वहां से भाग जाता है और वहां से उड़ जाता है अपने जेट पैक का यूज करके और रो रहा होता है बहुत ज्यादा। अब अपनी पावर्स का यूज करके देखता है कि न्यूज चैनल्स में उसके बारे में बुरी बुरी बातें कही जा रही हैं और उसे वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है और उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक को शो कर दी जाती है। और तभी शियान वहां पर आ जाती है जिसने उसे प्रपोज किया था और उससे प्यार करती है। और उसके स्कूल में सभी लोग बात कर रहे होते हैं शिशिगामी के बारे में। वो यार मुझे तो लगा शिशिगामी बढ़िया बंदा है और ये तो एक नंबर का हरामी निकला, इनोसेंट लोगों को मारता है ये। हाँ भाई सही कह रहा है तू, मुझे तो लगा बड़ा शरीफ बंदा है ये, 15 इनोसेंट लोगों को मार दिया उसने। और दूसरी तरफ शिशिगामी शियान के घर में रह रहा होता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ भी होती है। शिशिगामी उस न्यूज को पढ़ता है और सभी न्यूज एंकर्स उसे पागल डिक्लेयर कर देते हैं। अब कॉलेज के बाद शियान अपने घर आती है और देखती है कि शिशिगामी एक कोने में बैठा हुआ है और वो शिशिगामी को कहती है कि मैं बस यही चाहती हूँ कि पुलिस असली किलर को जल्द से जल्द पकड़ ले, क्योंकि मुझे पता है शिशिगामी तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। अभी सभी लोग डिनर करने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और शिशिगामी देखता है कि शियान और उसकी ग्रैंड मदर सो रहे हैं और वो इन्हें मारने के बारे में सोचता है पर वो ऐसा नहीं करता। और दूसरी तरफ नाउकी इचिरो को उसकी पावर्स के बारे में बताता है सब कुछ और उसे बताता है कि वो एक मोबाइल को उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर सकता है और वो उसे यूएसबी पोर्ट को स्कैन करने के लिए कहता है और वो यूएसबी पोर्ट उसकी फिंगर में आ जाता है और नायुकी अपना फोन उसकी फिंगर में कनेक्ट कर देता है और वो उसे अपना नंबर और अपनी सारी इंफॉर्मेशन दे देता है ताकि वो जब मर्जी चाहे उसे कांटेक्ट कर सकता है। नायुकी उसे कॉल करता है और इचिरो उसे अपनी दिमाग में सुन पा रहा होता है उसकी सभी बातों को और इसकी मदद से अब इचिरो उसे उड़ते उड़ते भी कॉल कर सकता है। अब इचिरो ऊपर जाता है आसमान में जेट पैक का यूज करके और नायुकी से बात करने की कोशिश करता है। अब वो कम्युनिकेशन डिस्टेंस को चेक करते हैं कि कितनी दूर तक इसकी आवाज जा सकती है इचिरो को और इचिरो एक सैटेलाइट पर पहुंच जाता है आसमान में बहुत ही ज्यादा ऊपर। और दूसरी तरफ शिशिगामी अकेला बैठा रो रहा होता है क्योंकि वो एक न्यूज चैनल पर अपनी मॉम को देख रहा होता है जो कि उन्हें सभी रिपोर्टर्स से माफी मांग रही होती है उसके बेटे की हरकतों के लिए और कहती है वो मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो इंसान नहीं एक शैतान है, मुझे माफ कर देना। और ऑनलाइन उसे सभी लोग बहुत बुरा भला बोल रहे होते हैं और उसे गालियां दे रहे होते हैं। और तभी अचानक से उसे एक न्यूज सुनाई देती है जिसमें बताया जाता है कि शिशिगामी की मॉम कहीं भी नजर नहीं आ रही है, वो अचानक से ही गायब हो चुकी है। और कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया है जिसकी वजह से शिशिगामी को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी मॉम की लाइफ चली गई। अब वो आधी रात को बाहर जाता है और जेट पैक का यूज करके आसमान में उड़ जाता है और बहुत ज्यादा रोता है। अब अगली सुबह उसके फादर के होम में रिपोर्टर्स पहुंच जाते हैं और तभी शिशिगामी वहां पर आ जाता है और उन सभी रिपोर्टर्स को मार देता है अपनी इनविजिबल हैंडगन से। और ऑनलाइन सभी लोग ट्रोल कर रहे होते हैं इस बंदे को और इसे कह रहे होते हैं शिशिगामी को कि इसकी वजह से हुआ सब कुछ। और एक बंदा तो कहता है कि उसी ने उसकी फोटो और उसका एड्रेस पुलिस को दिया था और शिशिगामी को धमकी देता है, ऑनलाइन कमेंट्स करता है कि अगर उसमें दम है तो उसे आकर पकड़ ले। और तभी अचानक से शिशिगामी वहां पर आ जाता है उस बंदे के सामने उसके मॉनिटर पर और उससे पूछता है बंदे से, तो क्या ये तुम्हारा काम है? मुझे सच सच बता दो, क्या तुमने ही मेरी फोटो और मेरा एड्रेस पुलिस को दिया था? और ये बंदा इतना ज्यादा पागल होता है कि शिशिगामी को प्रवोक कर रहा होता है और कहता है हाँ मैंने ही किया था, क्या कर लेगा अभी तू, मारेगा मुझे, आजा मार। और तभी शिशिगामी उस पर अपनी हैंडगन से फायर कर देता है और वो बुलेट उसके मॉनिटर से घुसते हुए उसके दूसरे मॉनिटर पर जाकर लगती है जो कि उसके पीछे होता है और एक दूसरी गोली उसके पाँव में जाकर लगती है और उसे फाइनली रियलाइज होता है कि शिशिगामी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गलत आदमी से पंगे ले रहा है और रोने लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर देना, मैं अपने सभी शब्द वापस लेता हूँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैंने
मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी। और शिशिगामी उस पर बहुत सारी गोलियां चला देता है, पर इसकी सभी गोलियों से बचाता है और नीचे बैठकर छुप जाता है। पर तभी शिशिगामी उसके पीसी से हटकर उसके लैपटॉप की स्क्रीन पर आ जाता है और उसे फिर से मारने की धमकी देता है। और शिशिगामी इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेता है और ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, ताकि सभी लोग जो ऑनलाइन उस पर कमेंट कर रहे हैं वो सभी लोग इससे थोड़ा डरने लगे। और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि वो सभी को एक एक करके मार डालेगा। पर कुछ लोगों को इसकी इस बात पर यकीन नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि शिशिगामी सच में इन सभी ऑनलाइन जो कमेंट्स कर रहे थे उन सभी को मार डालता है। सभी के सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं। अब अगले दिन हम एक लड़की को देखते हैं और ये लड़की एक रेस्टोरेंट में काम करती है और अपनी एक दोस्त को बता रही होती है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में। क्या तुम्हें पता है, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत अच्छे पैसे भी कमाता है। और तभी उस लड़की का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब रात को उस लड़की के अपार्टमेंट में टीवी देखते वक्त वो लड़का इस लड़की को प्रपोज कर देता है और ये लड़की उसे हाँ कर देती है। अगले दिन जब वो लड़की अपने शॉप पर होती है तो एक लड़का उसे घूर रहा होता है और थोड़ी शाम होने पर वो लड़की अपने घर की तरफ जा रही होती है और तभी वो बंदा वहाँ पर आता है कुछ अपने गुंडों के साथ और उस लड़की को किडनैप करके ले जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद उस लड़की को होश आता है और वो आदमी उससे जबरदस्ती करने लग जाता है और वो लड़की उसे मारकर छिप जाती है एक जगह पर और एक स्वॉर्ड लेकर उसके सामने आ जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो गुंडा उसे कहता है मेरी स्वॉर्ड मुझे वापस करो इसी वक्त, समझी तुम, पागल मत बनो। और ये लड़की उस स्वॉर्ड से इस पर हमला कर देती है जिसकी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और ये लड़की मौका देखकर वहां से भाग जाती है अपनी जान बचाकर और भागते भागते सातुरो सातुरो चिल्ला रही होती है जो कि इसके बॉयफ्रेंड का नाम है। और इस तरफ इसका बॉयफ्रेंड लगातार इसे कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन ये इसका कॉल नहीं उठा रही होती। और तभी ये लड़की एक टैक्सी में बैठकर इसके पास पहुंच जाती है और ये दोनों इसके घर पर चले जाते हैं और वो लड़का उससे पूछता है ये किसने किया। ये दोनों डरे हुए बैठे होते हैं वहां पर और इसकी गर्लफ्रेंड इतनी ज्यादा डरी होती है कि वो कुछ बोल भी नहीं पा रही होती कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी वो गुंडा वहां पर आ जाता है और उसे कहता है ए लड़की, मैं तुझे ले जाने आया हूँ, इतनी आसानी से तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। और इसका बॉयफ्रेंड उस गुंडे से कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं दूंगा तुम्हें, बताओ मुझे, मैं कल सुबह तक तुम्हें 5 लाख येन ला कर दूंगा, प्लीज मेरी गर्लफ्रेंड को छोड़ दो। पर ये गुंडा इसकी कोई बात नहीं सुनता और इसका गला दबाने लगता है और ये गुंडा इस लड़की के बॉयफ्रेंड को जान से मारने की कोशिश करता है। वो लड़की इस गुंडे से भीख मांगती है कि वो उसके बॉयफ्रेंड को छोड़ दे पर ये गुंडा उसकी कोई बात नहीं सुनता और लगातार उसका गला दबा रहा होता है। और तभी पीछे इस गुंडे का एक साथी बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है और इचिरो वहां पर आ जाता है इस लड़की की जान को बचाने के लिए। इचिरो उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है और इनके लीडर को पकड़ लेता है। ये गुंडा इचिरो पर लगातार हमले करता है और उस पर गोलियां चला देता है जिसकी वजह से इचिरो बेहोश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद इचिरो को होश आता है और हम देखते हैं कि वो गुंडा इस लड़की को लेकर जा चुका है वहां से और उस लड़की के बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी है। इचिरो उसकी बॉडी को चेक करता है और देखता है कि उसकी सांसें नहीं चल रही। इचिरो अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करता है और उसे वापस से जिंदा कर देता है और उससे उस लड़की का पता पूछता है जहाँ पर वो गुंडों का हेडक्वार्टर्स है। अब इस इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद इचिरो सीधा जाता है उन गुंडों के हेडक्वार्टर्स में उस लड़की की जान को बचाने के लिए और उन सभी गुंडों से उस लड़की के बारे में पूछता है कहाँ है वो लड़की। पर वो गुंडा इचिरो पर गोलियां चला देता है पर इचिरो को इससे कुछ नहीं होता और इचिरो उस पर एक जोरदार पंच मार देता है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। और तभी उसके गुंडे इचिरो पर हमला कर देते हैं और उस पर गोलियों की बारिश कर देते हैं जिसकी वजह से इचिरो बेहोश हो जाता है और उसका सिस्टम अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है जो कि एक बहुत ज्यादा पावरफुल बीम निकालता है और सभी को बुरी तरह से घायल कर देता है। अब इचिरो उस गुंडे से पूछता है उस लड़की के बारे में। अब वो उस लड़की के पास जाता है और उसे बचा लेता है और उस लड़की को उसके बॉयफ्रेंड से मिला देता है और अपने बॉयफ्रेंड को वापस से देखकर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब शिशिगामी शियान के घर पर जाता है वापस और शियान उससे पूछती है शिशिगामी तुम ठीक तो हो ना, तुम बहुत देर से बाहर थे, क्या सब ठीक है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ किसी भी तरीके से। पर शिशिगामी उसे कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप आकर सो जाता है। और रात को शिशिगामी बहुत ज्यादा रो रहा होता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है जब सब कुछ सही था, एक नॉर्मल लाइफ जीता था, अपने दोस्तों के साथ मिलता था और ट्रेन से अपने घर जाता था। अब थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और शियान उसे उठाने के लिए वहां पर आती है पर शिशिगामी उसे कोई जवाब नहीं देता और शियान स्कूल की तरफ चली जाती है और स्कूल में सभी लोग शिशिगामी की ही बातें कर रहे होते हैं। पूरा एक दिन गुजर जाता है लेकिन शिशिगामी अपने बेड से हिलता तक नहीं है। रात को शियान उसके रूम में आती है और अब शिशिगामी शियान को सब कुछ बता देता है कि वो ही किलर है और उसने 50 से ज्यादा लोगों की जान ली है। और शियान को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता पर शिशिगामी उसे बताता है कि वो हर एक हफ्ते एक अलग घर में जाता था और इनोसेंट लोगों को मारता था और उससे माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर देना शियान, पर मैं एक इंसान नहीं रहा, अब मैं एक शैतान बन चुका हूँ। एक रात को एक पार्क में मेरी मौत हो गई थी और उस दिन के बाद से मुझे बस ऐसा लगा कि मैं एक मशीन हूँ, स्टील से बना हुआ, बिना किसी दिल का। अब वो एक बॉक्स कटर को उठाता है और उसे कहता है कि उसे इंसानों को मारने में मजा आता है और जितना ज्यादा कोई इंसान तड़पता है उससे उतना ही ज्यादा एक इंसान के जैसा फील होता है और उस कटर को अपनी आर्म में घुसा देता है पर वो ब्लेड ही टूट जाता है। पर शियान को उसकी इस बात पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और उसे कहती है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है, तुम एक नॉर्मल इंसान हो, ऐसे मत बोलो। अब शिशिगामी उसके सामने अपनी मैकेनिकल बॉडी को खोल देता है और उसे कहता है ध्यान से देखो इसे शियान, क्या तुम्हें अभी भी लगता है मैं एक इंसान हूँ। अब शिशिगामी शियान को हक करता है और उसे आसमान में उड़ाने लगता है और उसे कहता है ये पूरी दुनिया मेरी दुश्मन बन चुकी है और मैं इस कंट्री में सभी लोगों को मार दूंगा। शियान उससे भीख मांगती है कि वो उसे छोड़कर कभी ना जाए और उसके घर पर ही रहे और किसी इनोसेंट की जान ना ले और शिशिगामी उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसी के साथ रहेगा। और शियान उसे कहता है ठीक है शियान, अब से मैं इनोसेंट लोगों की जान नहीं उन्हें बचाऊंगा। अब थोड़ी देर बाद वो लोग नीचे जमीन पर आ जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं और दूसरी तरफ हम एक औरत को देखते हैं और इस लड़की को कैंसर होता है और उसका कोवर्कर उससे पूछता है कि डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इसके बारे में और वो लड़की उसे बताती है कि वो बस पेन किलर्स ही ले सकती है और उसका कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है तो इसलिए वो अपनी पूरी जिंदगी को बस काम में लगाना चाहती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ निकल पड़ती है और देखती है कि सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ लोग लौंडियाबाजी कर रहे हैं और उन्हें देखकर इसे बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है और फूट फूट कर रोने लग जाती है। अब घर की तरफ जाते वक्त उसे एक ऑनलाइन पोस्ट दिखती है जिसमें लिखा होता है कि अगर किसी को कोई कैंसर वगैरह है तो वो उससे बात कर सकते हैं, वो उनका
कैंसर ठीक कर सकता है, पर उसे ये चीज एक जोक की तरह लग रही होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देती है उस पोस्ट पर। अब थोड़ी देर बाद ये लड़की एक जगह पर आती है और हमें पता चलता है कि वो पोस्ट शिशिगामी ने करी होती है और वो इस लड़की से मिलता है और उसके हाथ पकड़ता है और अपना हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देता है और उसे कहता है अब आप ठीक हो चुके हो पूरी तरह से, कल आप हॉस्पिटल जाना और एक पोस्ट सेंड करना जिसमें ये कंफर्म हो जाए कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब अगले दिन वो लड़की अपने ऑफिस जाती है और उसका कोवर्कर उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी थी, उसका कैंसर ठीक हो चुका था और वो फिर से एक नॉर्मल पर्सन की तरह दिखने लग गई थी। और अब उस कंफर्मेशन पोस्ट को देखकर और भी लोग कमेंट्स करते हैं शिशिगामी के पोस्ट पर जिन्हें कैंसर होता है और शिशिगामी उन सभी लोगों को क्योर करता है और शिशिगामी बहुत सारे लोगों का कैंसर ठीक कर देता है अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करके। और ये देखकर शियान बहुत ज्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली शिशिगामी एक अच्छा इंसान बनने लग गया है। और थोड़ी देर बाद रात होने पर ये दोनों फिर से आसमान में घूम रहे होते हैं और ये लोग एक समुद्र के पास जाते हैं जहाँ पर मून लाइट पड़ रही होती है समुद्र में और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। शिशिगामी शियान को हक करता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। अब थोड़ी देर बाद वो अपने घर जाते हैं और खाना खाकर सो जाते हैं। ये सभी लोग सो रहे होते हैं और तभी हम कुछ सोल्जर्स को देखते हैं और अंदर इनको कुछ भी नहीं पता होता कि पुलिस इन पर रेड कर चुकी है और शियान बेखबर पानी पीने के लिए किचन में जाती है और देखती है कि उसके सामने बहुत सारे सोल्जर्स आ चुके हैं और उसे रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और जोर से चिल्लाती है शिशिगामी यहाँ से भाग जाओ, पुलिस आ चुकी है। और बहुत सारे लोग बाहर खड़े होते हैं और इस पूरी घटना को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहे होते हैं और वो सोल्जर्स शिशिगामी पर गोलियों से हमला कर देते हैं और शिशिगामी शियान और उसकी ग्रैंड माँ को देखता है नीचे पड़ा हुआ और बहुत ज्यादा खून बह रहा होता है। अब ये देखकर शिशिगामी को गुस्सा आ जाता है और बहुत बड़ा ब्लास्ट करके वहां से भाग जाता है और अपने साथ ग्रैंड माँ और शियान को भी ले जाता है। अब वो एक पार्क में जाकर लैंड करता है और उन सभी की बॉडीज को देखकर बहुत ज्यादा रोता है और उनसे माफी मांगता है, मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी वजह से हुआ। और दूसरी तरफ कुछ ऑफिशियल्स रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं और शिशिगामी के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे एक बच्चे ने एक पूरी एलीट स्क्वाड को गिरा दिया और वहां से भाग गया और उसे पकड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी तरफ हम इचिगो और नायुकी को देखते हैं और तभी घर की तरफ जाते वक्त वो अपने फादर को देखती है नायुकी के साथ और सोचती है ये क्या, मेरे फादर नायुकी के साथ क्या कर रहे हैं, ये तो मेरे क्लासमेट है। और उनका पीछा करते करते एक सबवे में घुस जाती है और उसे लगता है कि ये नायुकी है ना जो वो इसके फादर से बात कर रहा है इसके साथ शादी करने के लिए। और थोड़ी देर बाद वो लोग एक हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और मारी को पता चलता है कि ये ही लोग हैं जो कि उन कैंसर पेशेंट्स को रिकवर कर रहे हैं और ये देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने फादर को भी देखती है बूस्टर्स की हेल्प से आसमान में उड़ते हुए। पर फिर भी मारी उसे कुछ नहीं कहती और चुपचाप घर की तरफ जाने लगा। अब इचिरो घर पर आ जाता है और घर पर मारी अपनी मॉम को कह रही होती है कि वो एक मांगा आर्टिस्ट बनना चाहती है और तभी उसके फादर वहां पर आ जाते हैं और मारी ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि उसके फादर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, बस तुम अपना हाई स्कूल अच्छे से पूरा करो। और मारी उसे प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा जरूर करेगी। और तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शियान बच चुकी है, ये मरी नहीं है और वो एक अलग अपार्टमेंट में आ जाते हैं और उसकी ग्रैंड मदर भी बिल्कुल सेफ है। और इस तरफ हम शिशिगामी को देखते हैं जो कि एक पुलिस गार्ड से कहता है ध्यान से देखो मुझे, क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। अब वो पुलिस ऑफिसर इसे देखता है और उसे रियलाइज होता है कि ये शिशिगामी है और तभी शिशिगामी उसे मार देता है और उस बिल्डिंग में मौजूद सभी नीचे वाले फ्लोर्स पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन सभी को मार देता है और ऊपर वाले फ्लोर की तरफ जाने लगता है। अब कुछ ऑफिसर्स को गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो नीचे जाकर देखते हैं कि उनके बहुत सारे ऑफिसर्स मरे पड़े हैं और तभी उन्हें शिशिगामी दिखता है अपने सामने और वो उस पर शूट कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते चलाते उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब शिशिगामी की बारी थी और वो उन सभी पर अपनी हैंड गन से हमला करता है और उन सभी को मार डालता है। और शिशिगामी ने कहता है तुम बस देखते जाओ मैं कैसे तुम सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करता हूँ। अब शिशिगामी बाहर आता है और देखता है कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स उसके सामने आ चुकी है और उस पर एक स्नाइपर से हमला किया जाता है और शिशिगामी उड़ता हुआ जाता है और बाकी के लोग भी उस पर गोलियों से हमला कर देते हैं और ये सब कुछ टीवी पर लाइव ब्रॉडकास्ट किया जाता है और सभी लोग इस तमाशे को देख रहे होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि शिशिगामी अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही कुछ पुलिस ऑफिसर्स उसके पास आते हैं तभी शिशिगामी अचानक से ही हवा में उड़ जाता है। वो सभी लोग उस पर शूट करते हैं लेकिन तभी शिशिगामी की बॉडी में से कुछ कैनन्स अपने आप बाहर निकलते हैं और उसकी बॉडी अपने आप ही उन सभी पुलिस ऑफिसर्स पर बीम्स शूट कर देती है और उन सभी को मार देती है। और तभी बारिश होने लग जाती है और इसके शरीर में कुछ पानी जाता है और जैसे ही इसे होश आता है वो बाकी के जो पुलिस ऑफिसर्स बचे होते हैं उन सभी को भी मार देता है और शिशिगामी वहां से चला जाता है। और अगले दिन न्यूज में बताया जाता है कि उस हमले की वजह से 85 सोल्जर्स की मौत हो चुकी है। अब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू शिशिगामी के एक्शंस को एक वॉर की तरह लिया जाता है और एक ऑफिसर डिक्लेयर कर देता है कि शिशिगामी पूरी कंट्री के साथ एक वॉर छेड़ चुका है और पुलिस कसम खाती है शिशिगामी को मार कर ही रहेंगे। अब ये देखकर इचिरो और उसका दोस्त नायुकी शिशिगामी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। और तभी हम शिशिगामी को देखते हैं एक बिल्डिंग पर लेटा हुआ और वो एक टीवी को हैक करके सभी सिटीजन्स के सामने आ जाता है और उन सभी को कहता है तो आप लोगों ने सुबह की न्यूज तो देख ही ली होगी और मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी कंट्री मुझे अपना दुश्मन मान चुकी है, तो अब मेरे पास कोई और चारा नहीं बचा, मैं तुम सभी को एक एक करके मारूंगा। और वो अपने हाथ पर मौजूद उस कैमरे पर अपनी फिंगर पॉइंट करता है और सिटीजन्स को मारना शुरू कर देता है। सभी लोग एक एक करके मरने लगते हैं, पूरी सिटी में कियोस फैल जाता है। और तभी एक न्यूज एंकर को शिशिगामी से डायरेक्ट कॉल आता है और तभी एक बुलेट उसके माथे के आर पार निकल जाती है और उसकी मौत हो जाती है और तभी वो ब्रॉडकास्ट कट हो जाता है। अब ये देखकर नायुकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि कैसे वो स्मार्टफोन्स के थ्रू भी लोगों को मार सकता है, इसलिए वो सभी लोग अपने फोन्स को नीचे फेंक देते हैं। लेकिन तभी शिशिगामी टोक्यो के स्क्रीन्स के सामने आ जाता है और सभी सिटीजन्स को मारना शुरू कर देता है। फिर से इचिरो को बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, मुझे इसे रोकना होगा। और वो अपने ऑफिस से बाहर चला जाता है और धीरे धीरे करके 100 से भी ज्यादा लोग मर जाते हैं। और तभी शिशिगामी अपनी किलिंग्स को रोक देता है और कहता है कि ठीक है, आज का कोटा पूरा होता है, मैं हर रोज 100 लोगों को मारूंगा और ये तादाद बढ़ती ही जाएगी। आज 100 है, कल 1000 होगा और परसों 1 लाख। ये एक टेस्ट था। अब ये अनाउंसमेंट को सुनकर इचिरो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है पर इचिरो कुछ नहीं कर पाता। और अगली सुबह शिशिगामी शियान से बात करता है और शियान उससे भीख मांगती है कि वो उन किलिंग्स को रोक दे जो वो कर रहा है, लेकिन पूरा का पूरा जापान उसके खिलाफ हो चुका था ऑलरेडी, इसलिए अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उसे कहता है कोई और ऑप्शन नहीं बचा, मुझे इस कंट्री में सभी लोगों को मारना होगा।
ताकि हम लोग शांति से जी सके। तो शियान, ये सब खत्म होने के बाद तुम कहाँ जाना चाहती हो? पर शियान को उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ इचिरो शिशिगामी को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। और अगले दिन हम मारी को देखते हैं जो कि एक सुपर स्टोर में होती है और न्यूज में शिशिगामी के बारे में ही खबरें चल रही होती हैं। सब कुछ शांत लग रहा होता है, लेकिन तभी शिशिगामी कुछ ऐसा करता है जिससे कि पूरी की पूरी सिटी अब तबाह होने वाली है। और शिशिगामी एक गहरी सांस भरता है और अपने हाथों को हिलाना शुरू कर देता है। और तभी शहर के लोग ऊपर हवा में देखते हैं कि एरोप्लेन्स उनके शहर पर आकर क्रैश हो रहे हैं, जिससे कि हजारों लोगों की मौत हो रही है। नायुकी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि अब ये हुआ क्या। और इचिरो को बहुत सारे लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही होती है और बाहर हम देखते हैं कि बहुत सारे एरोप्लेन्स उनके शहर पर गिर रहे हैं और बिल्डिंग्स में जाकर क्रैश भी कर रहे हैं। और मारी देखती है कि एक एरोप्लेन उसी के सामने आ रहा है। अब इचिरो ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और आसमान में जाकर देखता है कि पूरी की पूरी सिटी आग से घिरी हुई है, हर जगह बस तबाही है। और तभी इचिरो को नायुकी की एक कॉल आती है और वो उसे बताता है कि एक सेकंड वेव आने वाली है एरोप्लेन्स की और उसे इस बार सभी लोगों को बचाना होगा किसी भी हालत में। और ये शिशिगामी बिना रुके अपने हाथों को हिला रहा होता है और उन एरोप्लेन्स के अंदर कियोस का माहौल होता है। लेकिन इचिरो एक एरोप्लेन को नीचे क्रैश होने से बचा लेता है और इचिरो पूरे शहर को उस सेकंड वेव से बचा लेता है और हजारों लोगों की जान बच जाती है। और तभी इचिरो को मारी का कॉल आता है और वो उसे कहती है, डैड प्लीज मुझे बचा लो, मैं एक बिल्डिंग के अंदर फंस चुकी हूँ और यहाँ पर हर जगह आग लगी हुई है। इचिरो ये सुनकर जल्दी से मारी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे शिशिगामी की आवाज सुनाई देती है उसके पीछे से। और वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो वो शिशिगामी को अपने सामने देखता है और उन दोनों की सोच एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे से। और हम देखते हैं कि ये शिशिगामी रो रहा होता है क्योंकि इसे लोगों को मारकर जिंदा महसूस होता है। और इचिरो को कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी को नहीं बचाने दूंगा, और उसे एक जोरदार पंच मार देता है और उसके मुंह पर एक लात भी मारता है और उस पर अपनी हैंड गन से हमला कर देता है। और तभी इचिरो पहली बार अपनी फिंगर गन का यूज कर पाता है और अब शिशिगामी एक बहुत ही खतरनाक अटैक करता है उस पर और इचिरो वहां से भाग जाता है अपने जेटपैक का यूज करके। और सिटी के ऊपर ये दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगते हैं और इचिरो बिना कुछ सोचे समझे बस अपनी डॉटर के पास जाने के बारे में सोच रहा होता है और उसे अपनी बेटी की चीखें सुनाई दे रही होती हैं। और इचिरो उन आवाजों को सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और डेस्परेटली अपनी बेटी को बचाने के लिए उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन शिशिगामी उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी इचिरो को मारी की तरफ से एक और कॉल आता है और मारी उसे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसे एक फाइनल गुड बाय कहती है। और तभी उसकी आवाज बंद हो जाती है और इचिरो ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और जल्दी से उस बिल्डिंग में जाने लगता है जहाँ पर मारी है। और तभी शिशिगामी उस पर पीछे से हमला कर देती है, लेकिन इचिरो उस पर हमला करके उसे अनकॉन्शियस कर देता है और शिशिगामी नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी शिशिगामी का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और वो इचिरो पर हमला कर देता है बहुत सारी बीम से, जिसकी वजह से इचिरो भी अनकॉन्शियस हो जाता है। और अब इन दोनों में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है जो कि इनकी अनकॉन्शियस मैकेनिकल बॉडीज के बीच हो रही थी। और इचिरो शिशिगामी को हरा देता है और जल्दी से मारी की लोकेशन पर जाता है और तभी उसे अपनी बेटी की बॉडी पड़ी हुई मिलती है। इचिरो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका था और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है अपनी बेटी की डेड बॉडी को देखकर और उसके साथ बिताई हुई मेमोरीज को याद करता है। उसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि उसकी बेटी मर चुकी है और उसे चेस्ट कंप्रेशंस देने लगता है, पर फिर भी उसकी बेटी जिंदा नहीं होती और वो बहुत जोर जोर से रोने लग जाता है और उससे माफी मांगता है कि वो उसकी मदद नहीं कर पाया और उसकी आंखें बंद करके वहां से जाने लगा। लेकिन तभी मारी खांसती है और इचिरो को पता चलता है कि उसकी बेटी अभी मरी नहीं है और वो अपनी पावर्स का यूज करके मारी को हील करने लग जाता है और धीरे धीरे करके उसकी खांसी और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है और मारी को होश आने लगता है। और अपने फादर को अपने सामने खड़ा हो देखकर मारी अपने फादर को हक कर लेती है और उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। इचिरो उसे एक सेफ जगह पर लेकर जाता है और अब उस बिल्डिंग में जाकर उसकी दोस्त को भी बचा लेता है और उसे मारी के सामने लेकर आता है और धीरे धीरे करके इचिरो बहुत सारे लोगों की जान बचा लेता है जो कि उस बिल्डिंग में फंसे हुए थे। अब सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और मारी अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके फादर एक साइबॉर्ग है और लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और मीडिया वाले और सभी लोग इचिरो को देख लेते हैं लोगों की हेल्प करते हुए और वो कुछ मरे हुए लोगों को भी वापस से जिंदा कर देता है और इसकी ये सारी वीडियोस वायरल हो जाती हैं और लोगों को लगता है कि क्या ये कोई भगवान है, क्या भगवान धरती पर हमारी हेल्प करने आए हैं। नायुकी उसकी ये वीडियो देखता है और वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और इचिरो खुद से बातें करते हुए कहता है, पूरे 58 साल मुझे अपना पर्पस मिला, शायद मैं इसीलिए पैदा हुआ था ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। लगता है मेरा ये मशीन बनना भी भगवान की ही एक देन थी। और बहुत सारी लोगों की हेल्प करने के बाद इचिरो अपने घर आता है और अंदर जाकर देखता है कि उसकी फैमिली उसके सामने खड़ी हुई है और उसे घूर रहे हैं। दरअसल टीवी पर उसकी ये सभी न्यूज वायरल हो गई थी कि कैसे वो लोगों की हेल्प कर रहा है और उसकी फैमिली से पूछती है, डियर क्या ये तुम ही हो, क्या तुम उन सभी लोगों की हेल्प कर रहे हो। और इचिरो अपने घुटनों पर बैठकर उनसे माफी मांगता है और अपनी मैकेनिकल बॉडी को ओपन करता है और कहता है, शायद मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम जानते थे, अब मैं बहुत बदल चुका हूँ, मैं बस एक मशीन बन गया हूँ, मुझे माफ करना, मैंने तुमसे ये सीक्रेट रखा। और उसकी फैमिली ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और उन सभी से माफी मांगकर इचिरो वहां से जाने लगता है। लेकिन तभी उसकी वाइफ उसे रोक लेती है और उसे पूछती है, डियर क्या तुम्हें पता है हमने हनीमून पर क्या किया था। और उसे हक करती है और उसे उस रात के बारे में डिटेल में बताने लगती है, जिसकी वजह से इचिरो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है और उसकी फैमिली भी रोने लग जाती है और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है कि उनके फादर कितने अच्छे हैं। और अगले दिन सभी लोग इसके बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि कैसे इचिरो ने 33 प्लेन्स को क्रैश होने से बचाया और हजारों लोगों की जान बचाई। अब अगले दिन नायुकी अपने घर जाता है और देखता है कि शिशिगामी उसके घर पर है। कैसे हो नायुकी? और वो दोनों एक मांगा पढ़ने लगते हैं, ऐसे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं होता है। नायुकी उसे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और उसे पूछता है, शिशिगामी क्या तुम स्कूल नहीं आने वाले? और शिशिगामी से बोलता है, नहीं नायुकी, क्या तुम्हें कोई तंग तो नहीं करता ना फिर से? अगर कोई है तो मुझे बता दो, मैं उसे ठिकाने लगा दूंगा। पर नायुकी उसे कहता है, नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो मेरी। और उसे एक्सक्यूज करके बाहर जाता है और सीधा इचिरो को कॉल लगाता है कि शिशिगामी उसके घर पर है। अब वो वापस कमरे में आता है और शिशिगामी को पता चल जाता है कि वो इचिरो से बात करके आया है। तुमने उस बुढ़े को कॉल किया था ना, मुझे उससे नहीं लड़ना अभी, मैं बस तुमसे मिलने आया था, मुझे बस तुम्हारे साथ बैठकर मांगा पढ़नी है जैसे हम पहले किया करते थे। और तभी नायुकी से कहता है, तुम्हें क्या हो गया शिशिगामी, तुम अब इंसान नहीं रहे, एक किलिंग मशीन बन चुके हो, तुम बहुत बुरे हो। और ये सुनकर शिशिगामी रोने लग जाता है और थोड़ी देर बाद इचिरो वहां पर आ जाता है, लेकिन तब तक शिशिगामी वहां से भाग गया था। और अगले दिन शिशिगामी एक पार्क में बैठा
होता है और देखता है कि सभी लोग उसे खत्म कर देने के बारे में बोल रहे होते हैं क्योंकि उसने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। और तभी उसे शियान और उसकी ग्रैंड मदर दिखती हैं जो कि अपने अपार्टमेंट में जा रही होती हैं और वो शिशिगामी को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं और उसे बिना मिले ही अपार्टमेंट में चले जाते हैं। और ये देखकर शिशिगामी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील करता है। और अगले दिन इचिरो और उसकी फैमिली साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और मारी उन्हें बताती है कि उसने अपने वर्क को एक पब्लिशिंग कंपनी में सबमिट कर दिया है और शायद वो बहुत ही जल्द एक मांगा आर्टिस्ट बन जाएगी। और वो सभी लोग एक रिवर पर जाते हैं और साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर पर जाते हैं और वो देखते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट मैकडोनाल्ड ट्रंप सभी सिटीजन को बताता है, तो मैं आप सभी को कुछ बताना चाहता हूँ। आज से 3 दिन बाद एक एस्ट्रॉइड धरती से टकराने वाला है और हम उस एस्ट्रॉइड को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे और अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप सभी लोग पूरी तरह से फ्री हैं और इन 3 दिनों को अच्छे से जिएं। और कुछ लोग ट्रेन में नंगे घूम रहे होते हैं, कोई भी ऑफिस नहीं आता और कुछ लोग अपनी एक्स से बदला ले रहे होते हैं। और इचिरो के घर में वो सभी लोग सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं ताकि वो सभी लोग एक ही बार में खत्म हो जाए, ना कि एक एक करके। और कुछ लोग प्रेयर कर रहे होते हैं भगवान से कि प्लीज उनकी जान बख्श दें और उस एस्ट्रॉइड को किसी तरह से खत्म कर दें। अब इचिरो ये देखकर बहुत ज्यादा हेल्पलेस फील करता है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से लोगों की हेल्प करना चाहता था कि उसे ह्यूमैनिटी की दुआएं और उनकी डर भरी चीखें सुनाई दे रही होती हैं। और वो डिसाइड करता है कि वो उस एस्ट्रॉइड को खत्म करने जाएगा और वो आखिरी बार अपने कुत्ते को गले से लगाता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो बहुत ही जल्द वापस आएगा। अब वो अपने आप को रेडी करता है और बहुत सारा पानी पी लेता है और अपनी फैमिली को एक गुड बाय कहता है। और तभी मारी जाग जाती है और देखती है कि इचिरो कहीं पर जा रहा है और इचिरो से बताता है, मारी तुम अपने कमरे में जाओ, मैं उस एस्ट्रॉइड को खत्म करके आता हूँ, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी मारी उसे पीछे से पकड़ लेती है और उससे भीख मांगती है कि वो वहाँ पर ना जाए और उसे अपने साथ रहने के लिए कहती है जितने भी दिन बचे हैं। और तभी उसकी पूरी फैमिली जाग जाती है और इचिरो का डॉग हागो भी उसके पीछे जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं कर पाता और इचिरो उड़ जाता है हवा में। और इचिरो उस एस्ट्रॉइड के पास पहुंच जाता है और उस पर अपनी बीम्स से हमला करता है, लेकिन उस बीम से सिर्फ एक छोटा सा गड्ढा ही वो एस्ट्रॉइड बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इचिरो को नायुकी का कॉल आता है, आप प्लीज अपने घर चले जाइए, ये एस्ट्रॉइड बहुत ही बड़ा है, आपसे नहीं हो पाएगा। पर इचिरो ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बहुत ज्यादा डिटरमिन होता है और वो उस पर एक और बार हमला करता है बहुत सारी बीम से, लेकिन उससे कुछ नहीं होता और अब उसका फ्यूल भी खत्म हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि शिशिगामी वहां पर आ जाता है और हालांकि ये बंदा पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है, लेकिन फिर भी अपनी मॉम और नायुकी को बचाने एस्ट्रॉइड को खत्म करने के लिए वहां पर आ जाता है। और शिशिगामी इचिरो को याद दिलाता है कि आपको वो दिन याद है जब वो एक्सीडेंट हुआ था, उस दिन के बाद से हमारी लाइफ पूरी तरह से बदल गई। अब इचिरो अपने मन में कुछ सिमुलेशंस रन करता है और उसे पता चलता है कि अगर वो अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेगा तो उससे एस्ट्रॉइड का जो पाथ है वो थोड़ा सा डेविएट हो जाएगा और वो अर्थ से टकराने से बच जाएगा। और इधर अर्थ पे शिशिगामी को शियान की डेस्परेट चीखें सुनाई दे रही होती हैं जो कि उसे अपने पास बुला रही होती है। और अब शिशिगामी खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है और अपने दोस्त नायुकी से आखिरी बार गुड बाय कहता है। और नायुकी ये सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब वो अपने बचपन के दोस्त को खोने वाला था। और शिशिगामी अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन कर लेता है और वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जो कि अर्थ पर एक शाइनिंग लाइट की तरह नजर आता है। लेकिन हम देखते हैं कि शिशिगामी के सैक्रिफाइस से भी कुछ नहीं होता। इचिरो को पता चलता है कि एक और सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना होगा किसी को इस एस्ट्रॉइड को थोड़ा सा और शिफ्ट करने के लिए ताकि ये धरती से ना टकराए। अब वो आखिरी बार नायुकी से कहता है, नायुकी बेटे मुझे माफ कर देना, मेरी फैमिली को कहना कि मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी बहुत मदद की, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही जल्द मिलूंगा। और इतना बोलकर इचिरो अपना सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑन कर लेता है और इचिरो की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने फ्लैश करती है और आखिरी बार अपनी फैमिली और अपने डॉग को याद करता है। और तभी इचिरो की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी रोशनी आती है अर्थ पर और उस रोशनी को देखकर उसकी फैमिली समझ जाती है कि इचिरो ने अपना सैक्रिफाइस दे दिया है ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए। और ये देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और इस तरह से इनुआशिकी इचिरो और हीरो शिशिगामी अपना सैक्रिफाइस देके पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लेते हैं और अर्थ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो ठीक है गाइज और मिलते हैं अगली वीडियो में।